हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 7 नवंबर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो विजेता टीम इसमें भारत है। भारत इसमें विजेता है। उपविजेता कौन है? उपविजेता इसमें जापान है। जापान उपविजेता है और भारत विजेता है। कप्तान कौन है? भारतीय टीम की कप्तान कौन है? सविता पूनिया ये भारतीय टीम की कप्तान है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसको दिया गया है? सलीमा टेटे, ये झारखंड की हैं, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है। आयोजन कहाँ पर हुआ? झारखंड में इसका आयोजन किया गया। संस्करण 7वां है। शुभंकर इसमें कौन सा? तो शुभंकर जूही, इसका शुभंकर जूही क्या है? एक हाथी है, यह शुभंकर है। और यह बेतला नेशनल पार्क जो झारखंड में स्थित है वहाँ पर पाया जाता है। तो जूही हाथी कहाँ पर पाई जाती है? बेतला नेशनल पार्क जो झारखंड में स्थित है यहाँ पर पाई जाती है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, 19वें एशियन गेम 2022 में इसका आयोजन किया गया है। ये 2022 का है एशियन गेम्स, लेकिन आयोजन इसका 2023 में किया गया है। तो 19वें एशियन गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड जीत लिया है। किसको हराया? जापान को हराकर गोल्ड जीता है। तो इसमें भी भारत ने किसको हराया है? जापान को हराया है। और 19वें एशियन गेम्स में जो पुरुष हॉकी टीम थी उसने किसको हराया था? जापान को हराया था। दोनों आपको याद रखना है। कबड्डी में महिला और पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड जीता है। ये भारत की महिला और पुरुष हॉकी टीम ने कबड्डी में भी गोल्ड जीता है। और क्रिकेट में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने भी गोल्ड जीता है। तो दोनों आपको याद रखना है। भारत की महिला और पुरुष टीम ने कबड्डी में गोल्ड जीता है और भारत की महिला और पुरुष टीम ने क्रिकेट में भी गोल्ड जीता है। किसमें? 19वें एशियन गेम्स 2022 में। 19वें एशियन गेम्स 2022 में समापन कार्यक्रम में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश, ये हॉकी के गोलकीपर हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विजेता कौन था? तो विजेता इसमें भारत था। उपविजेता कौन था ये आपको कमेंट करके बताना है। कल की वीडियो में कमेंट बॉक्स में हमने कमेंट करके बताया इसमें उपविजेता कौन है। आपको बताना है इंटरकॉन्टिनेंटल कप का उपविजेता कौन है, ये आपको बताना है। भारत इसमें विजेता रहा है। एशिया कप 2023 का आयोजन अभी हाल में किया, वर्ल्ड कप से पहले किया गया है। इसमें विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। और उपविजेता कौन रहा है इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। तो दोनों का उपविजेता कौन है? एशिया कप 2023 का उपविजेता कौन है और इंटरकॉन्टिनेंटल कप का उपविजेता कौन है आपको बताना है। ये फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है और ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? एंजेलो मैथ्यूज, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। एंजेलो मैथ्यूज ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, जिसका पुराना नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, यहाँ पर मैच हो रहा था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच। इस मैच में श्रीलंका बैटिंग कर रही थी और श्रीलंका के जो खिलाड़ी थे समर विक्रमा, इनके आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज को क्रीज पर आना था। और क्रीज पर आने के लिए किसी भी खिलाड़ी को 2 मिनट का समय मिलता है। अगर 2 मिनट में क्रीज पर खिलाड़ी नहीं आता है तो उसे टाइम आउट कर दिया जाता है, यानी कि वह खिलाड़ी आउट हो जाता है। जब विपक्षी टीम का जो कप्तान होता है वो अंपायर से अपील करता है कि इनका टाइम आउट हो गया है, तो अंपायर उसे आउट दे देता है और वह खिलाड़ी आउट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि समर विक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज 2 मिनट के अंदर क्रीज पर तो आ गए थे, लेकिन उनके हेलमेट की जो स्ट्रिप होती है यहाँ बांधने वाली वो टूट गई थी। तो जिसके लिए वो क्रीज से बाहर जाके अपना नया हेलमेट मंगवाने के इशारा किया। इतने में 2 मिनट का समय पूरा हो गया और बांग्लादेश के जो कप्तान थे साकिबुल हसन, उन्होंने अंपायर से अपील की कि इनका टाइम आउट हो गया और इनको आउट दिया जाए। तो कप्तान की अपील पर अंपायर ने एंजेलो मैथ्यूज को आउट दे दिया। इस प्रकार से टाइम आउट होने वाले एंजेलो मैथ्यूज पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब तक क्रिकेट के इतिहास में कोई टाइम आउट नहीं हुआ था, ये पहले खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के शतक के रिकॉर्ड की बराबरी किसने की है? विराट कोहली ने कर ली है। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक किसने बनाया है? तो वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक रोहित शर्मा ने बनाया है। और वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक किसने बनाया है? ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है। दोनों आपको याद रखना है। विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जीत कौन सी है? 302 रन की जीत, जो श्रीलंका के खिलाफ, यानी श्रीलंका को हराकर भारत ने 302 रन की जीत हासिल की है। तो विश्व कप में सबसे बड़ी जीत श्रीलंका के खिलाफ हुई है। 302 रन से भारत ने श्रीलंका को हराया था, आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? शेख हसीना जी को अपनी कवर स्टोरी में टाइम मैगजीन ने जगह दी है।
शेख हसीना ये कौन है? ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में। इनको टाइम मैगजीन ने कवर स्टोरी में जगह दी है, आपको याद रखना है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी हैं। ये कब से कब तक प्रधानमंत्री थी? तो 1996 से 2001 के बीच में प्रधानमंत्री थी और 2009 से लेकर अब तक ये प्रधानमंत्री वर्तमान समय में हैं। तो ये आपको याद रखना है। शेख हसीना जी कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने बांग्लादेश को खाद्य संकट से बाहर निकालकर बांग्लादेश को खाद्य निर्यातक देश बना दिया है। पहले बांग्लादेश खाद्य संकट में था और अब इसे खाद्य संकट से उबार कर क्या बना दिया है? खाद्य निर्यातक देश बना दिया है, आपको याद रखना है। बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इनको टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी में जगह मिली है, यह भी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। क्रिस्टोफर लैक्सन ये कौन है? ये न्यूजीलैंड के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं, हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ये कौन है? ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। जॉर्जियो मेलोनी ये इटली की वर्तमान समय की प्रधानमंत्री और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी हैं। थेवासिन कौन है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री भी हाल ही में बनाए गए हैं। शनमुगरत्न ये कौन है? सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री, आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है एंथोनी अल्बनीज ये कौन है? ये कहाँ के प्रधानमंत्री, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है। ऑस्ट्रेलिया में किसने अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? एनएमडीसी ने अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नाम से जाना जाता है। तो इसने अपनी पहली सोने की खान कहाँ पर, किस देश में बनाई है? ऑस्ट्रेलिया में बनाई है। माउंट सेलिया स्थान पर अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है। किसके द्वारा? एनएमडीसी के द्वारा। इसकी सहायक कंपनी कौन सी है? लीगेसी कंपनी इसकी सहायक कंपनी है और इसी के द्वारा ये पहली सोने की खान कहाँ पर प्रारंभ की गई है? ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ की गई है। एनएमडीसी इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इस्पात मंत्रालय के अधीन यहाँ आता है। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन एनएमडीसी के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा संचालित भारत की पहली यंत्रीकृत हीरे की खदान कौन सी है? पन्ना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भारत की पहली यंत्रीकृत हीरे की खदान है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एनएमडीसी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। एनएमडीसी का पूरा फॉर्म हमने बताया, फुल फॉर्म नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इसका फुल फॉर्म होता है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जानकारी। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवालभित्ति कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। कालगुरली और कुलगार्डी स्थान ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। कोलार गोल्डफील्ड ये कर्नाटक में है। एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? निकात जरीन को बनाया गया है। और स्वर्ण सिटी किसे कहा जाता है? जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में है, इसको स्वर्ण सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको नोट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? गुजरात में इसको प्रारंभ किया गया है। गुजरात में दया पार पवन परियोजना को स्टार्ट किया गया है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आरईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। और आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ पर प्रारंभ हुई है? गुजरात में इसको प्रारंभ किया गया है। नवीकरणीय का मतलब, नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? जैसे सोलर एनर्जी जो होती है या पवन एनर्जी, ये सब क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा होती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, वो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। तो नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ पर प्रारंभ हुई है? गुजरात में प्रारंभ हुई है। आरईएल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। कक्ष गुजरात में इसको स्टार्ट किया गया है। गुजरात के कक्ष में इसको स्टार्ट किया गया है, अभी आपको याद रखना है। क्षमता कितनी है? 50 मेगावाट इसकी क्षमता है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा चुना गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? धोरेडो गांव कहाँ का है? गुजरात का गांव है, इंपॉर्टेंट है।
24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गांव। ये कहाँ का है? यह भी गुजरात का ही गांव है। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? बड़ोदरा गुजरात में की गई है और यहीं पर C295 MW परिवहन विमान बनाने की फैक्ट्री भी स्थापित की गई है। किसके द्वारा बनाया जाएगा? टाटा और एयरबस कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। दोनों के बीच समझौता हुआ है। C295 MW परिवहन विमान ये किस देश का विमान है? ये आपको कमेंट करके बताना है। किस देश का है ये आपको कमेंट करके बताना है। C2N5 MW परिवहन विमान ये किस देश से भारत ने लिया है? इसको आपको कमेंट करके बताना है। सेमिकॉन इंडिया इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई? गांधीनगर गुजरात में भी इसकी शुरुआत की गई है। तो सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत गांधीनगर गुजरात में की गई है। केवड़िया का नया नाम क्या कर दिया गया है? एकता नगर। ये केवड़िया का नया नाम कर दिया गया है। आपको पता होगा केवड़िया में किसकी प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई थी। वो किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उसकी ऊंचाई कितनी है आपको कमेंट करके बताना है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको कमेंट करके बताना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में मुख्य सूचना आयुक्त CIC के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। हीरालाल सामरिया जी को नियुक्त किया गया है। CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसका फुल फॉर्म होता है। CI मुख्य सूचना आयुक्त या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसका फुल फॉर्म होता है। इनसे पूर्व में कौन थे? CIC यशवर्धन सिन्हा इनसे पूर्व में थे और वर्तमान में किसको बना दिया गया है? हीरालाल सामरिया को बना दिया गया है। शपथ इनको किसने दिलाई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलाई है। यानी कि CIC को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। CIC की स्थापना 2005 के RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? CIC यानी कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की स्थापना कब की गई है? 2005 के RTI अधिनियम से इसकी स्थापना की गई है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो CIC में सदस्य 1 और 10। एक क्या होते हैं? एक CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, बाकी अन्य 10 सदस्य होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। तो सदस्य कुल कितने होते हैं? एक मुख्य इंफॉर्मेशन यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 10 क्या होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। शपथ कौन दिलाता है? अभी हमने बताया राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। चयन समिति में कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री ये चयन समिति में शामिल होते हैं। इनके द्वारा चयन किया जाता है और जो चयनित होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी उसको शपथ दिलाते हैं। पहले CIC कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला, ये पहले CIC थे, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए। मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? वर्तमान समय में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इनको बनाया गया है। CBI के निदेशक किसको बनाया गया है? प्रवीण सूद को बनाया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया है? राजीव कुमार को बनाया गया है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसको बनाया गया है? अनिल चौहान जी को बनाया गया है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इनफ्यूज मिशन को लॉन्च किया है। इनफ्यूज मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो न्यू मैक्सिको से नासा ने इसको लॉन्च किया है। सिग्नस लूप की दूरी कितनी है? 2600 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। और यह क्या है? सिग्नस लूप, यह तारे का अवशेष है। ये तारा जब टूटता है तो उसी का अवशेष क्या है? सिग्नस लूप। और इसी का अध्ययन करने के लिए इनफ्यूज मिशन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, आपको याद रखना है। हबल टेलीस्कोप से इसको देखा गया है। किसके द्वारा इसको देखा गया है? हबल टेलीस्कोप से इसको देखा गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। लूपेक्स मिशन ये कैसा मिशन है? ये मून मिशन है यानी कि चंद्रमा का मिशन है। और इसरो और जाक्सा जापान की कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो और जापान मिलकर इसको लॉन्च करेंगे। कैसा मिशन है? चंद्रमा का मिशन है। निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये निसार का फुल फॉर्म होता है। तो नासा और इसरो द्वारा निसार को लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस मिशन ये नासा का मिशन है और मनुष्य को चांद पर ले जाने वाला मिशन है। और इसमें
चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच हैं, आपको याद रखना है। क्रिस्टीना कोच ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, इनका नाम भी आपको नोट करना है। आदित्य L1 PSLV C57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। यह भारत का सूर्य मिशन है, यह भी आपको नोट करना है। चंद्रयान 3 LVM 3rd M4 रॉकेट, या इसको बाहुबली के नाम से भी जाना था, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। और इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कब की? 23 अगस्त को इसने सफल लैंडिंग की। और 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा भी की गई है। और जहाँ पर इसने लैंड किया इसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000 पनडुब्बी का इसमें उपयोग किया जाएगा और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ये सभी जानकारी आपको नोट करनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान कौन लॉन्च करेगा? आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा किसको लॉन्च किया जाएगा? जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान को लॉन्च किया जाएगा। मंत्री कौन है? हरदीप पुरी, ये आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है? जल को स्वच्छ करने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग देना इसका उद्देश्य है। और जल दिवाली का नाम भी इसको किसका नाम दिया गया? ये जल को स्वच्छ करने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग देना इसका उद्देश्य है और इसे जल दिवाली के नाम से भी जाना गया, यानी कि इसको नाम क्या दिया गया है? जल दिवाली इसका नाम दिया गया है। नॉलेज पार्टनर इसका कौन सा है? ओडिशा अर्बन एकेडमी इसका नॉलेज पार्टनर है, इसको भी आपको नोट करना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब इसको लॉन्च किया गया था? 12 मार्च 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। समापन इसका कब हो गया है? 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हो गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन ये न्यूयॉर्क में इसको आयोजित किया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार पाने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार पाने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। और सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की? बैकाल झील, ये सबसे गहरी झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? आपको कमेंट करके बताना है, आपको कई बार बताया भी गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है? INS सूरत को लॉन्च किया गया है। INS सूरत को कहाँ से लॉन्च किया गया है? गुजरात सूरत से इसको लॉन्च किया गया है। निर्माण कहाँ पर हुआ है इसका? निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड में इसका निर्माण हुआ है। तो INS सूरत इसको लॉन्च किया गया है सूरत गुजरात से। प्रोजेक्ट 15B इसके अंतर्गत 4 स्टील्थ विध्वंसक जहाज बनाए गए। कौन कौन से जहाज बनाए गए? INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत, ये 4 जहाज बनाए गए, जिसमें INS सूरत का अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से? सूरत गुजरात से इसको लॉन्च किया गया है। और इन सभी का निर्माण कहाँ पर हुआ है? मझगांव डाक लिमिटेड में इनका निर्माण हुआ है, आपको नोट करना है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है INS सूरत को? तो नौसेना के प्रमुख और भूपेंद्र पटेल इनके द्वारा, इन दोनों लोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी बनाई गई। कौन कौन सी? कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और वागसीर, ये 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी बनाई गई। किसके अंतर्गत? प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, आपको याद रखना है। INS अर्नाला क्या है? भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है, इसको चेन्नई से लॉन्च किया गया, इसको भी आपको याद रखना है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसको कोच्चि केरल से इसको लॉन्च किया गया। 2 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत अभी हाल ही में छठवां जहाज कौन सा लॉन्च किया गया है? INS विंध्यगिरी को लॉन्च किया गया। और 7वां किसको लॉन्च किया गया है? INS महेंद्रगिरी। तो अभी ये दोनों हाल ही में लॉन्च हुए हैं। 6वां कौन सा है? प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत 6वां जहाज कौन सा है? INS विंध्यगिरी। और 7वां जहाज कौन सा है? INS महेंद्रगिरी। ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? R वैशाली ने महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। R वैशाली भारत की हैं। तो भारत ने महिला वर्ग का और पुरुष वर्ग का दोनों ही खिताब जीत लिया है। पुरुषों में किसने जीता है? विदिश गुजराती, इन्होंने पुरुष वर्ग में
खिताब जीत लिया है और महिला वर्ग में आर वैशाली ने खिताब जीत लिया है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? यूके डगलस द्वीप पर इसका आयोजन किया गया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के डगलस द्वीप पर इसका आयोजन किया गया है। आर वैशाली ये पहली भारतीय महिला है, यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ये आर प्रज्ञानंद आप सभी जानते होंगे, आर प्रज्ञानंद की बहन भी है, यह भी आपको नोट करना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, मास्टरमाइंड पुस्तक किसकी है? विश्वनाथ आनंद जी की पुस्तक है मास्टरमाइंड। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने इन्होंने खिताब जीता है और उपविजेता कौन है इसमें? आर प्रज्ञानंद इसमें उपविजेता रहे हैं। 83वें ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया है? कौन बने हैं? आदित्य सामंत, ये महाराष्ट्र के ही 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये थी आज की फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और जो यहाँ पे आपसे कहा जाता है इसका कमेंट आप करके बताइए, तो उसका कमेंट आप किया कीजिए, जिससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और हमें भी उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।